गुजर मोहल्ला रूपनगर में जेडीए द्वारा डिमोलिश ड्राइव का शुरू होना और वहीं दूसरी तरफ ये मामला आए दिन सुर्खियों पर नजर आता है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से गुजर मोहल्ला रूपनगर में डिमोलिश ड्राइव चली, उसी के चलते वहाँ पर एक लंबी एजिटेशन के रूप में वहाँ के जो परिवार थे, जो वहाँ रहते थे, जिनके घर डिमोलिश किया गया, वहाँ पर टेंट लगाकर उन्होंने एक एजिटेशन के रूप में उस मुहिम को चलाना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ बात करें, सियासी पार्टियों के नेता लोग भी वहाँ पर गए, संगठनों ने भी उनका समर्थन किया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस 127 परिवार वो भी इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। अब इसी सारे विषयों में हम अलग अलग लोगों से, चाहे वो संगठन से हो, चाहे वो सियासी पार्टियों से, उनसे राय जानने की कोशिश करते आखिर चल क्या रहा है। ये कहा जा रहा, कोई ये कहता है कि वो कम्युनल अखाड़ा बन रहा है, या ये कहा जा रहा है कि सियासी अखाड़ा बन रहा है, और वही दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि शाहीन बाग 2 बनता जा रहा है। अब इन सारे विषयों में राकेश बजरंगी, जो राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रधान हैं, उनका क्या कहना है, इनकी भी जानकारी लाना जनता के सामने बहुत ही अनिवार्य है। राकेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। राकेश जी, क्या कहेंगे आप, आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग जो कहते हैं, जो ये दावा करते हैं हम 70 साल से 100 साल से वहाँ रह रहे हैं, और जो ये लोग जिन्होंने पैसे भरे, अपनी मेहनत की कमाई 127 परिवारों ने भरी, इसी उम्मीद में कि हमारा आशियाना होगा। अब कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि सवाल किस पर खड़ा होता है? जेडीए पर, कि दोनों कहीं ना कहीं पिस रहे हैं। तो आपका क्या इस पर व्यूज़ है? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि जिस प्रकार से 11 तारीख को एक ड्राइव चली, जेडीए ने वहाँ पर ड्राइव चलाई रूपनगर में, और उन्होंने वहाँ पर जो उनका कहना है कि उनकी 100 कनाल ज़मीन है, उसके ऊपर उन्होंने ड्राइव चलाई है। और उसके बाद वहाँ पर जो परिवार जो वहाँ पर पीड़ित हुए, और उन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमारी है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि वो 1998 में भी कोर्ट पे गए थे, लेकिन कोर्ट में वो हार गए। उसके बाद वो 2000 के बाद फिर दोबारा कोर्ट में गए, वहाँ पे भी हार गए। अभी भी वो डबल बेंच में गए रोशनी एक्ट के तहत, अपनी ज़मीन का मालिकाना हक लेने के लिए कि रोशनी एक्ट के तहत ये ज़मीन हमें दी जाए, लेकिन वो वहाँ पर भी हार गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो प्रोटेस्ट किया 13-14 तारीख को, उसके 2-3 दिन बाद हमने 127 परिवार के फेवर में किया था, और हमने ये कहा था कि जेडीए ने अच्छा काम किया कि उसने अपनी ज़मीन को खाली कराने का काम जो है वो शुरू किया। क्योंकि हम पहले भी मांग करते रहे, हमने पहले भी बहुत प्रोटेस्ट किए कि जेडीए जो है जहाँ जहाँ इनकी ज़मीनें हैं उनको खाली करवाए, उनको कब्जा मुक्त करवाए। क्योंकि जिस प्रकार से उनकी भी हो, चाहे हाँ, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, हमारा ये मानना है उसमें चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, जिसने कब्जा किया है ज़मीन के ऊपर, उसको जो है उससे खाली करवाना चाहिए। ये हमारी मांग है। लेकिन यहाँ पर ये कहना है, जिस प्रकार से उन्होंने टेंट लगाया और वो बैठ गए, देखिए उससे मुझे ये लगता है कि भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत के कानून को नहीं मानते। क्यों? उसका कारण है कि जब आप कोर्ट से हार गए, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं उस जमीन के, आप सिद्ध नहीं कर सके ये जमीन हमारी है। वो कहते हैं कि हम 100 साल से बैठे हैं। भाई 100 साल का कोई प्रूफ तो दीजिए। पर जेडीए तो कह रही है वो जमीन, उसके पास प्रूफ है कि जमीन हमारी है। देखिए, जब वहां पर कॉलोनी काटेगी, वो कॉलोनी ऐसे हवा में नहीं कटेगी, उस जमीन की पूरी फरमाइश हुई होगी। जहां तक हमने सुना, जेडीए ने 1 महीना लगाया वहां पर, 1 महीने तक उसकी फरमाइश करने के बाद उसके प्लॉट काटे गए। उन प्लॉट को काट कर उसके अंदर कहाँ कहाँ पार्क देना है, कहाँ कहाँ कम्युनिटी हॉल देना है, कहाँ कहाँ प्लॉट, मतलब जिस हिसाब से काटने, वो सारा ऐसे नहीं हवा में नहीं हो जाता। वहाँ जेडीए वहाँ गई, उसने फरमाइश की, पूरा करने के बाद ये प्लॉट, उस समय इनमें से कोई नहीं बोला क्योंकि ये कोर्ट में हारे हुए थे। उसके बाद दूसरा नंबर ये है कि उस समय कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वहां पर पहुंची, जैसे कांग्रेस भी पहुंची, एनसी भी पहुंची, पीडी भी पहुंची। तो मैं बता दूं कि 2014 में इसका जो है विज्ञापन जो है वो निकाला गया था। उस समय सरकार जो थी वो एनसी और कांग्रेस की थी। तो जब इनकी सरकार के दौरान ये हुआ, तो ये किस प्रकार से वहां पहुंच गए? भाई इनके टाइम पे ये वहां पर राजनीति करने गए ना। उसके बाद पीडीपी भी कूदी, उसके बाद सारी पार्टियां जो है वहां पर, देखिए ये सारी राजनीति जो है ना, देखिए कानून के दायरे में अगर देखा जाए तो ये जमीन जेडीए की है, और ये इसके ऊपर पूर्ण रूप से हक जो है 127 परिवारों का बनता है। सवाल राकेश जी एक और भी यहाँ पर बनता है कि जिस तरह से आप लोगों ने कहा, जो ऐसा कोर्ट ने भी, डबल बेंच ने फैसला दिया कि उन लोगों का अधिकार नहीं है, यानी वो कब्जा कर ज़मीन पर बैठे हैं। अगर वाकई वो कब्जा कर बैठे हैं, तो क्यों अभी तक उनकी एजिटेशन चल रही है? क्यों नहीं अभी फिर खाली करवा पाई जेडीए? और क्यों नहीं 127 परिवार पिछले 7 साल से
वो क्यों नहीं धरने पर बैठे, अगर वो लोग बैठे जिनका कोई हक नहीं है? देखिए ये नाकामयाबी जो है ये जेडीए की है कि जेडीए ने अभी तक पूर्ण रूप से मुक्त क्यों नहीं करवाया उस जमीन को। क्या कारण है, किन सियासी दलों का इसके ऊपर दबाव है जेडीए के ऊपर? क्या जेडीए जो है वो राजनीतिक लोगों के दबाव में काम करती है? ये भी एक प्रश्न चिन्ह है जेडीए के ऊपर। तो जेडीए को तो तुरंत खाली करवानी चाहिए थी, और हम जेडीए से लगातार अपील कर रहे हैं कि हमें ऐसा ना हो कि सड़कों के ऊपर आना पड़े, कि अगर जेडीए अपना काम ठीक तरह से नहीं करती तो वो सही काम नहीं है। फिर जेडीए ने काम करना है तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से करना है, तो जेडीए को तुरंत उसको खाली करवाना चाहिए, क्योंकि अभी तक कहीं भी वो परिवार जो वहाँ पर बैठे हैं वो कहीं भी जो है अभी तक ये सिद्ध नहीं कर पाए कि ये ज़मीन जो है वो उनकी है। देखिए सबसे बड़ा प्रूफ जो है, एक मिनट में बता दूं आपको, सबसे बड़ा प्रूफ जो है वो गूगल अर्थ मैप है। वो शायद आपने भी देखा होगा, उसके अंदर जिस प्रकार से 2007 का और 2007 से पहले एक कुल्ला कच्चा, वो भी उसके बाद जो है पक्के मकान बने। तो ये क्या दर्शाता है कि बढ़ता गया तो कुल्ले बनते गए। देखिए वो यही तो ये चीज तो ये दर्शाती है कि इन्होंने कब्जा किया बाद में, जब पक्के मकान बाद में बने हैं तो ये कब्जा हुआ ना। तो इसलिए हम उनको लगातार ये बोल रहे हैं कि जो सरकार चाहे कोई भी हो, जब बने तब जेडीए कहाँ था? क्योंकि तब वो भी हमने प्रश्न चिन्ह बोला है। आपने कहा ना कि सवाल ये है कि जब बन रहा था तब जेडीए कहाँ था, अगर अलॉटीज की वो जमीन थी। सबसे बड़ा सवाल देखिए मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ कि जेडीए ने हर जगह अपना एक इंस्पेक्टर, उसके जेई, तहसीलदार सभी लगाए होते हैं कि उसकी जमीन के ऊपर कहीं भी अवैध कब्जा ना हो। तो वो अवैध कब्जे होते कैसे हैं, ये भी एक उसके प्रश्न चिन्ह है और एक जांच के घेरे में है। उस समय कौन वीसी थे? हम जेडीए से ये मांग करते हैं, देखिए बीसी जो है वो अंदर बैठता है, उसके पास जानकारी पहुंचाने का काम इन इंस्पेक्टरों का है, इन जेईओं का है, इन तहसीलदारों का है। कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में बिल्कुल। तो उसके अंदर ये है कि इन विषयों के ऊपर जांच होनी चाहिए। जहां जहां जेडीए की जमीन के ऊपर कब्जे हुए हैं, जहां जहां, मैं जेडीए नहीं लेता, मैं इरिगेशन, मैं फॉरेस्ट की जितने भी डिपार्टमेंट हैं, स्टेट लैंड हो गई, जितने भी हैं, इनके जहां जहां अवैध कब्जे हुए हैं, इनके उस इलाके में जो भी इनके मुलाजिम जो हैं वो लगाए गए हैं, वो इसलिए लगाए गए थे कि वो इनकी ज़मीनों की सेफ्टी के लिए, कि अवैध कब्जे उनके ऊपर ना, वो किस प्रकार से हुए उसके जिम्मेदार ये लोग हैं, और ये जांच के विषय है। देखिए जिस प्रकार से मनोज सिन्हा जी काम कर रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर निकाला जा रहा है, नए लोगों को लगाया जा रहा है, तो इस प्रकार से अगर इन भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर निकाल कर आप नए लड़कों को मौका दीजिए, ईमानदारी बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा। किस तरह से राकेश जी इस मसले को सुलझाया जाए, क्योंकि देखा जाए तो जो लोग धरने पर बैठे वो भी हमारे अपने जम्मू कश्मीर के हैं, जिन लोगों जो लाठीज हैं वो भी हमारे जम्मू कश्मीर के हैं। आपको नहीं लगता इन इश्यूज़ को एक तूल दी जा रही है? सबसे बड़ी बात सवाल पूछेंगे आपसे, कहा जा रहा है कि उनको गुज्जर मत बोलिए, किसी समुदाय विशेष को मत बोलिए, गुज्जर हैं तो उनको गुज्जर ही बोलेंगे। चलिए वो भी मानते कि नहीं बोला जाए, चाहिए परिवार है, तो फिर उसी अगर दूसरी साइड से देखा जाए शाहीन बाग 2 का नाम क्यों दिया जा रहा है? कहीं ना कहीं आपको लग रहा है यहाँ पर कुछ हो रही है। मैं उसमें भी बता दूं आपको शाहीन बाग 2 नाम क्यों दिया गया, जो कानून के खिलाफ खड़ा हो गया। क्योंकि शाहीन बाग में इसी प्रकार से हुआ था कि जब वहाँ पर एक कानून पास हुआ और उस कानून के खिलाफ जो है लोग धरने पे बैठ गए टेंट लगा के, उसके बाद उन्होंने ये नहीं सोचा कि वहाँ पर लोगों को किस प्रकार की दिक्कत हुई। अगर मेन रोड बंद कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, जिस प्रकार से भी वो सारा हुआ, और लोग बार बार से, कोई यूपी से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई कहीं से आता था और वहाँ पर भाषण, उल्ट पटांग भाषण दिए जाते थे, तो इसलिए उसको शाहीन बाग कहा गया। यहाँ पर भी ऐसा है कि लोकल नहीं, वो लोग नहीं, बाहर से आने वालों का तांता ज़्यादा है, जिनका वहाँ पे कुछ लेना देना ही नहीं है, वो लोग ज़्यादा जो हैं वो इसको जो है शाहीन बाग की हवा दे रहे हैं। पर एक सवाल और भी है ना, जो लोग, आपने पहले ही सवाल ये रिपीट करती हूँ कि वो लोग जो लाठीज़ है वो भी हमारे अपने हैं, जम्मू कश्मीर के अपने भाई, हमें परिवार, और जो लोग वहाँ पर बैठे वो भी हमारे अपने हैं, क्योंकि हम किसी धर्म विशेष, किसी जाति पर विश्वास नहीं रखते। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है हमारे देशवासी, हमारे जम्मू कश्मीर की जनता है। वो जो परिवार छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप किस तरह से चाहते कि कोई ना कोई ऐसी रेमेडी हो ताकि उनको भी कंपनसेशन मिल जाए, और कम से कम उन लोगों को छत छुपाने के लिए, और ये जो लाठीज़ है इनको भी इनका अधिकार मिल जाए? देखिए मैं इसके ऊपर आपको क्लियर कर दूं कि सबसे पहली बात कि कई लोगों ने हमें भी कहा कि ये क्रिमिनल है,
तो मुझे ये बताइए कि 127 परिवार में क्या सारे हिंदू हैं? हमने तो 127 परिवार की हमने हिंदू मुस्लिम वाली वहां कोई बात ही नहीं की। हमने केवल कहा कि 127 परिवारों की बात रखी, हमने 127 परिवार ही कहे और 127 परिवारों की बात की। उसमें सभी हैं, जो भी हैं, हमने नहीं उसमें पता किया कि कौन क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमने 127 परिवार की। हमने कहीं भी कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात जो है किसी चैनल के माध्यम से, किसी भी हमने प्रदर्शन के माध्यम से कोई नहीं की। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे कि आपने कहा कि इनको कैसे इनको भी बसाया जाए, तो उसका भी मैं आपको बताता हूं कि इसका एक हल जो है वो है कि जैसे कि औकाफ है, औकाफ ने क्या किया हुआ है कि जो जमीनें, जो लोग यहाँ से 1947 में चले गए पाकिस्तान में, वो लोगों की जमीनें जो हैं औकाफ ने हमारे लोगों से यहाँ पर खाली करवाई। औकाफ के पास इतनी लैंड है कि वो किसी को भी कहीं बसा सकता है, चाहे वो बिजनेस पर्पस के हिसाब से हो, कहीं वो रिहाइश के हिसाब से हो, वो बसा सकता है, उसके पास है। देखिए ये गवर्नमेंट के अधीन है। उसके बाद मैं ये बता दूं कि अगर जेडीए किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई हरकत करता है कि या उनको बसाने की कोशिश करता है या अपनी जमीन देता है, तो उसका हम विरोध करेंगे। सीधी सीधी मैं बात आपके माध्यम, एक मिनट पूरी बात सुनिए ना, उसके माध्यम से बताऊं। उसका कारण ये है कि कल को कहीं भी आप सरकारी जमीन खाली नहीं करवा पाएंगे। उसके बाद आप कहीं भी जाएंगे, खाली जमीन कराने की कोशिश करवाएंगे, वहां पर इसी प्रकार से टेंट लगेगा। देखो लोगों की कमी नहीं है, लोग आएंगे, पॉलिटिकल पार्टियां वहां पर जो है वो राजनीति करेंगी और इस प्रकार से मसले जो हैं गंभीर होते जाएंगे। अगर उसको औकाफ लैंड में कहीं भी अगर उनको बसाया जाता है, उनको दी जाती है, जम्मू सिटी के अंदर भी काफ़ी जगह, ये म्यूनसिपल एरिया के अंदर भी औकाफ के पास काफ़ी लैंड है, तो उनको दी जाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रकार से अगर सरकारी जमीन देकर सरकार ने उनको बसाने की कोशिश की तो उसका विरोध होगा जम्मू के अंदर भी। ये मैं क्लियर कट बता दूं आपको। उन परिवारों के पास एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी गए, उनका मेमोरेंडम लिया है। अब कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है अवैध कब्जा है या उन लोगों का कोई राइट नहीं है, फिर क्यों उनकी बात सुनी जा रही है? ये भी एक है ना कि कहीं ना कहीं या तो ये कहेंगे आपको लगता है कि प्रशासन ही गलत है, सरकार ही गलत है। अगर गलत है फिर क्यों उनकी बात को सुनी जा रहा है? कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि ये लोग परिवार कहाँ जाएंगे, इनके सिर से छत छीनेगी कहाँ जाएंगे। कुछ ना कुछ तो चल रहा है कि कोई ना कोई रिहेबिलिटेट के कोई इस तरह की स्कीम बनाई जा रही है ताकि उनको भी छत मिल जाए, तो इन लॉटीज को भी। सरकार का सुनने का काम ये है कि अब गुज्जर बकरवाल जो हैं उनको भी 9 से 10 सीटों का जो है अधिकार मिल गया है, उनको भी जो है आरक्षण प्राप्त हुआ है। ये सारी गेम जो है ना राजनीति, देखो तो गुजर नाम नहीं लिया, अब आप ले रहे हैं। नहीं देखिए, मैंने आरक्षण की बात की है कि गुज्जर वर्कर वालों को ये आरक्षण दिया गया है ना। ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीति जो है ना, ये आरक्षण के चक्कर में खेल रही हैं क्योंकि इन्होंने इनसे वोट लेने हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जब इनको लगा इनकी लड़ाई भाजपा से है, देखिए वहां मंच पे भाजपा किया जाता है, मेरे को नहीं पता, मेरा भाजपा से देखिए आज तक मैं कभी भाजपा के कार्यालय के अंदर नहीं गया, अगर किसी ने देखा हो तो बोले। देखिए उसके बाद मुझे किसी भाजपा से कुछ नहीं लेना, मुझे किसी कांग्रेस एनसी पीडीपी से किसी से कुछ लेने देना नहीं है। आपको पता है कि सरकार जब बीजेपी पीडीपी की सरकार थी, सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन जो है भाजपा और पीडीपी की सरकार में मैंने किए हैं, ये सभी को मालूम है। अभी भाजपा की नेता क्यों चुप्पी साधी हुई? देखिए मैंने कहा आपको, सारा 10 सीटों का खेल है ये, कोई नहीं पॉलिटिकल पार्टियां कोई भी ये ना, ये सारा अगर टेंट लगाए ना वहाँ पे, ये सारी राजनीति जो खेली जा रही है ना, ये 10 सीटों की राजनीति है। ये इनको इनसे कुछ नहीं लेने देना है। इससे पहले आपको मालूम है कि एयरपोर्ट में जो घर खाली हुए थे, क्या हुआ उनका, तब कहाँ थे ये बुद्धिजीवी, कहाँ थे बड़े बड़े वकील? उस समय भी खाए, देखिए उस डंडे भी खाए लोगों। मैं वही कह रहा हूँ ना, उस समय क्यों नहीं सामने? उन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट बाहर ही किया था, महाराजा हरि सिंह की मूर्ति के नीचे पीसफुली प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे। नहीं सर, सड़कों पर भी हुआ वो उसकी। हाँ, उन्होंने एक बार तभी पुल भी बंद कर काफी, तभी नहीं, उसके बाद एयरपोर्ट के बाहर लगातार प्रदर्शन होते रहे, छोटे छोटे बच्चे। मिला क्या उनको? मिला क्या? तब इन लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया, मुझे बताइए ना, मैं यही पूछ रहा। वो वहाँ पे भी तो सिख कम्युनिटी और ये 2 ही कम्युनिटी के लोग थे ना वहाँ पर, लेकिन उस समय क्यों नहीं सामने आए? अब क्यों वहाँ पर टेंटों में पहुंच रहे हैं? उनको तो रिहेबिलिटेट भी किया गया, उनको प्लॉट्स भी दिए गए, लेकिन वो प्लाट कहाँ मिले? वहाँ पे तो स्टे लग गया, उसी समय में स्टे लग गया था उनके ऊपर। वो प्लाट आज तक नहीं मिले, वो आज भी दर बदर हैं, वो आज भी किराए के मकानों में रह रहे हैं और कोई पता नहीं है, सरकार में नहीं पूछा है वो कहाँ है। तो देखिए इस प्रकार की, अगर आप कहते हैं
कि हम किसी प्रकार का भी कोई कम्युनल नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी के टाइम बोलिए ना, बराबर बोलिए ना। लेकिन आप एक तरह वहाँ पे टेंट लगा के वहाँ पर बड़े बड़े भाषण देने चले गए, और यहाँ पर जो उनके साथ खज्जल खराबी हुई यहाँ के एयरपोर्ट वाले लोगों के साथ, तो बोला कोई नहीं। तो इससे क्या मतलब है, इससे क्या समझते हैं आप? तो यही चीज़ें हैं, हमें यही दुख होता है कि आप इस प्रकार की गंदी राजनीति जो है वो इन लोगों के बीच में जाके करेंगे, तो कौन कहेगा कि ये सही है? अब ये 10 सीटों का खेल जो है ये सारा ही इनको नचा रहा है, बाकी कुछ लेने देना नहीं इनको। अगर ये 10 सीटें नहीं मिली होती ना तो कोई नहीं बैठना था, ना ये टेंट लगना था, ना वहाँ पर लोग आने थे, किसी ने कुछ नहीं। आप सोशल एक्टिविस्ट बोल रहे हैं अपने को, लेकिन ये बाद में देखना आप क्या होगा, तो ये आने वाले दिनों में नतीजे नजर आएंगे। लेकिन जेडीए को हमारी क्लियर वार्निंग है कि अगर जेडीए ने इस प्रकार की कोई गलती की कि अगर सरकारी लैंड में से कोई दी, मैंने बता दिया कहाँ बच सकते हैं वो, लेकिन अगर सरकार ने ऐसी कोई मंशा की तो कल को सारे बैठेंगे जाके सरकारी जमीनों के ऊपर, वो भी कल को टेंट लगाएंगे और इसी प्रकार से प्रदर्शन चलेंगे। तो फिर छुड़ा ले जेडीए जहाँ सरकार जमीनें, तो किस प्रकार से होगा वो सामने आएगा फिर। धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ। देखिए ये थे हमारे साथ राष्ट्र बजरंग दल के प्रधान राकेश बजरंगी जी। कहीं ना कहीं जो मुद्दा था काफ़ी गरमाया हुआ था, तो हमारी भी ड्यूटी बनती थी कि राकेश जी से, क्योंकि हर बार जब भी आतंकवाद की बात है या ऐसी पार्टियां जो हमेशा जनता पर कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने की राजनीति चल रही है, उनके खिलाफ हमेशा राकेश बजरंगी ने आवाज़ उठाई। तो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य था, क्योंकि राष्ट्र बजरंग दल से वो जानना चाहते थे कि आखिर क्या ये अपने व्यूज़ रखते हैं जो इस समय माहौल चल रहा है गुजर मोहल्ला रूपनगर का। कई उसको कहते शाहीन बाग 2, कई कहते कम्युनल इशू, कई कहते वहाँ अखाड़ा बन गया। उसी सारे विषयों में आज हमने बात की। राकेश बजरंगी जी का एक ही था कि उन्होंने रेमेडी बताई किस तरह से अगर उनको रिहेबिलिटेट करना है तो औकाफ के माध्यम से काफ़ी ज़मीनें उनको वहाँ रिहेबिलिटेट किया जाए, और साथ ही साथ चेतावनी भी दी है जेडीए को एक इंच ज़मीन जो है सरकार की वो किसी को नहीं दी जाएगी। अब देखना ये है कि अगर वाकई उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या प्रशासन तक आपने अपना मेमोरेंडम रखा और क्या क्या उसमें पॉइंट्स आपने नोट करवाए, ये भी जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिलहाल उन्होंने कहा कि 127 परिवारों के अधिकार की बात है और यही कहेंगे कि उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन या जेडीए किस तरह से इस सारे मुद्दे को हैंडल करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं भांस गले की बात बनकर ये जो इशू है अब जेडीए के गले पर अटक गया है। अब किस तरह से सुलझाना है ये जेडीए जाने। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।